Hello my dear students of class 8. Today I am going to teach chapter 7 craft and industries. प्रीवियस वीडियो में मैंने क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज के दौरान यहाँ के इंडिया का जो कॉटन इंडस्ट्री था या यहाँ पे स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री को किस प्रकार ब्रिटिशर्स लोग उसको बर्बाद कर देते हैं। फिर उसके बाद हम एक शॉर्ट स्टोरी देखे थे कि यूरोपियन कंट्री में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ गई थी 1940 में, तो ब्रिटिशर्स लोग अपने प्रॉफिट के लिए ढेर सारे इंडस्ट्री को इंडिया में भी इस्टेब्लिश किए थे। और वो इंडस्ट्री जब वो अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार में वहाँ पे इंगेज हो जाते हैं तो धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट शुरू होता है। हालांकि वो अपने ही प्रॉफिट के लिए बनाए थे, लेकिन उनका कुछ गुड एस्पेक्ट इंडिया के इकोनॉमी पे पड़ती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हालांकि कॉटन इंडस्ट्री को तो ब्रिटिशर्स लोग पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे, लेकिन किस प्रकार यहाँ का कॉटन इंडस्ट्री जिंदा रहा या किस प्रकार से कुछ ऐसे वीवर्स थे जो ब्रिटिशर्स के भी शासनकाल में छुप करके किस तरह वीविंग का काम कर लेते थे, ताकि ये कॉटन इंडस्ट्री या कॉटन वीविंग का जो काम था वो धीरे धीरे चलते रहा, बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। क्योंकि हम उसमें देखे थे कि 18th सेंचुरी तक हम लोग यानी कि इंडियन क्लॉथ्स का वर्ल्ड के मार्केट में खास करके कॉटन इंडस्ट्री में जो कॉटन का जो आइटम्स बनता था, खास करके बॉर्डर वाली साड़ी हो या प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स हो, इसकी डिमांड तो 18th सेंचुरी तक बनी रही। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद जो ही इंग्लैंड और अमेरिका में इंडियन गुड्स को वो लोग खरीदने पे मनाही कर देते हैं, और ऊपर से जो कुछ भी ट्रेडर लोग इस इंडियन गुड्स को खरीदते थे तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उनसे टैक्स वसूला जाता था। टैक्स के डर से वो सारे मर्चेंट्स लोग इंडियन गुड्स को खरीदना छोड़ दिए थे। लेकिन इतने होने के बावजूद भी हम इसमें जानेंगे कि किस प्रकार इंडिया का जो कॉटन इंडस्ट्री था वो धीरे धीरे कैसे डेवलप्ड होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे केस स्टडी के दौरान है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। यानी कि 18th सेंचुरी तक वर्ल्ड मार्केट में हम लोग अपने कॉटन आइटम्स को भेजते रहे, उनका डिमांड वहां पे बना हुआ था। बट इन द 19th सेंचुरी ब्रिटिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स। लेकिन 19th सेंचुरी में क्या होता है कि वहां के यूरोपियन कंट्रीज इंडियन गुड्स को खरीदने से वो लोग मना कर देते हैं, नहीं खरीद सकते हैं वहां के ट्रेडर्स और मर्चेंट्स। तब क्या होता है, हेंस दैट हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कंप्लीटली डाई इन इंडिया। फिर भी जो यहाँ वीविंग का काम होता है वो बिल्कुल तरीके से खत्म नहीं हुआ था। उसका क्या कारण था, वाई, यानी कि क्यों, ऐसा क्यों था जो कि यहाँ का कॉटन इंडस्ट्री या वीविंग का जो काम था वो धीरे धीरे चल ही रही थी। उसका रीजन है, फर्स्ट रीजन समझेंगे कि मशीन्स कुड नॉट प्रोड्यूस साड़ी विथ बॉर्डर्स एंड प्रिंटेड क्लॉथ्स। हम देखे थे कि मशीन्स, कोई भी मशीन्स तो सेम आइटम्स का ढेर सारे प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं, लेकिन आइटम्स सेम होंगे। तो वहां पर जो कॉटन क्लॉथ्स बनती थी वो प्लेन कॉटन क्लॉथ्स थी। लेकिन यहाँ पे जो हैंडलूम के माध्यम से वीवर लोग तैयार करते थे उसमें जो साड़ी रहती थी वो साड़ी विथ बॉर्डर्स, यानी कि साड़ी तो रहते थे और उसमें बॉर्डर लगी हुई रहती थी, और क्लॉथ भी था तो वो प्रिंटेड क्लॉथ था। लेकिन यूरोपियन मार्केट में क्या था, वो लोग तो क्लॉथ का निर्माण करते थे, लेकिन उसका जो थ्रेड होता था, यार्न जो होता था वो बहुत मोटा होता था। लेकिन यहाँ का जो यार्न होता था इंडिया का वो बहुत पतला महीन होता था, जिसके चलते इस कॉटन साड़ी हो या कॉटन क्लॉथ हो इसकी डिमांड कभी
घट नहीं सकी, क्योंकि मशीन से हम इस टाइप के ना तो साड़ी हम बना सकते थे और ना ही इस प्रकार के क्लॉथ्स उस समय तैयार कर पाते थे। वैसे मैं फिगर में दिखा रही हूँ कि साड़ी विथ बॉर्डर्स, यानी कौन वैसे साड़ी थी जिसको की बॉर्डर लगी हुई थी, जो मशीन से संभव नहीं थी बनाने। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो कॉटन क्लॉथ है जो हैंड वेवन के तौर तरीके से बनाया गया, इसमें देखेंगे किस प्रकार से इसमें बॉर्डर बनी हुई थी। और यही बॉर्डर, यही प्रिंटेड क्लॉथ जो उस समय यूरोपियन मार्केट में कहीं नहीं मिलती थी, और ऐसे जो क्लॉथ्स जो तैयार किया जाता था बॉर्डर वाली, ये सिर्फ आपको इंडिया में ही मिलती थी। और इस बॉर्डर वाली या प्रिंटेड क्लॉथ की डिमांड उस समय यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा थी, और ये क्लॉथ बनाना मशीन पे संभव नहीं था। इसीलिए इसका डिमांड ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गया, ये इंडस्ट्री उस समय तक बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी। अब इसमें हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में हम देख लिए कि साड़ी या कॉटन क्लॉथ किस प्रकार उसमें बॉर्डर या प्रिंटेड होते थे, तो इसकी डिमांड बनी रही। और ऐसी बॉर्डर वाली साड़ी या प्रिंटेड क्लॉथ्स उस समय यूरोपियन मार्केट या यूरोपियन इंडस्ट्री में बनना संभव नहीं था, जिसके चलते ये इंडस्ट्री बिल्कुल यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अब सेकेंड काउज पे हम लोग जाएंगे, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जब यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा या जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने की बात हम लोग सोच रहे थे, तो उस समय महात्मा गांधी जी फॉरेन क्लॉथ्स का बायकॉट किए थे, यानी कि इंडियन पीपुल के द्वारा फॉरेन क्लॉथ का बहिष्कार करवाए थे। तो जिसमें क्या हो गया कि हम लोग फॉरेन क्लॉथ्स को जगह जगह पे ढेर लगा के आग लगाना शुरू कर दिए थे, और खादी क्लॉथ्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दी, या स्वदेशी क्लॉथ्स जो भी कुछ हमारे इंडिया में बनती है, तो वो कपड़ा हम लोग पहनना शुरू किए, जिससे जो जगह जगह जहाँ जहाँ भी जो भी वीवर्स लोग अभी तक पड़े हुए थे या बहुत कम मात्रा में वो लोग कपड़ा तैयार करते थे, वो अब ज़्यादा मात्रा में उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई। तो 19th सेंचुरी में हम क्या देखते हैं कि ये कॉटन इंडस्ट्री या कॉटन वीविंग का जो काम होता है वो तेजी से आगे बढ़ना शुरू होता है। इसीलिए लिखा है कि सम टाउन्स ऑफ वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया इमर्ज ए न्यू सेंटर ऑफ वीविंग, और नए नए जब डिमांड बढ़ी तो इसके नए नए सेंटर का भी निर्माण होने लगा। फर्स्ट कॉटन मिल, यानी कि फर्स्ट कॉटन मिल जो तैयार किया गया था क्वाजी नाना भाई के द्वारा बम्बई में 1854 को। अब इसमें देखें, इसके बाद बम्बई के बाद आपको नागपुर में भी हुआ था, सोलापुर एंड अहमदाबाद, बंगाल, पंजाब, यानी कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में ये कॉटन मिल का इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गया था। ये आपको था सेकेंड काउंस, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। अब फिर है आपको आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब जब हम सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानी पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी यूरोपियन कंट्री में हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार भी कहाँ हुई थी, यूरोपियन कंट्री में, जो 1939 पे स्टार्ट हुई थी। अब जब ये लोग आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इंक्रीज्ड, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है, ये मिल की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे कि अब 1947 में हम देखेंगे कि यहाँ भारत में 423 मिल्स ही थे। उस समय आज़ादी के समय में इंडिया में 423 मिल्स ही थे कॉटन इंडस्ट्री के, लेकिन 1954 में इसकी संख्या बढ़ के 461 हो जाते हैं। इसके बाद ये आपको कॉटन इंडस्ट्री की संख्या बढ़ते चली जाती है, और उस समय इंडिया का पूरे वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन था कॉटन बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में इंडिया का थर्ड पोजीशन था वर्ल्ड में। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हालांकि ब्रिटिशर्स के द्वारा तो कॉटन इंडस्ट्री को तो नेस्तनाबूद कर दिया गया, लेकिन यहाँ के जो वीवर्स थे उसको धीरे धीरे जगा के रखे, और फिर ढेर सारे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार, या बॉर्डर विथ
साड़ी, तो ये होता है या प्रिंटेड क्लॉथ, इन सब के चलते क्या होता है यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री फिर से जिस गति से चल रही थी उसी गति से चलना शुरू हो गया। तो आज ये चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे आप इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैं भेज दूंगी। धन्यवाद।